नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। लोकप्रिय खलंगा मेला निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? आपके विकल्प हैं गंगटोक, इम्फाल, देहरादून की आइजोल। खलंगा मेला के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक वार्षिक मेला है जो देहरादून के खलंगा युद्ध स्मारक में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। यह मेला हर साल उन गोरखा योद्धाओं की याद में आयोजित किया जाता है जिन्होंने 1814 में देहरादून के बाहरी इलाके में नल पानी की लड़ाई यानी आंग्ल नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसे युद्ध के इतिहास में एकमात्र ऐसे स्मारक के रूप में वर्णित किया गया है जिसे एक विजयी सेना के द्वारा अपने विरोधियों के लिए खड़ा किया गया था, क्योंकि अंग्रेज कथित तौर पर गोरखाओं की वीरता से प्रभावित थे। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि लोकप्रिय खलंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, देहरादून। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है चीन अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक विदेशी सहायता एजेंसी है। इसने हाल ही में भारत सहित इस क्षेत्र के 19 देशों के साथ चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम की मेजबानी की है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ एक बैठक की जिसमें भारत अनुपस्थित था। चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़ी संस्था चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी ने हाल ही में विकास और सहयोग पर चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम की बैठक की जिसमें 19 देशों ने हिस्सा लिया। यह बैठक चीन के यूनान प्रांत में आयोजित की गई जिसका विषय था साझा विकास और नीली अर्थव्यवस्था। इसमें विभिन्न देशों के द्वारा भाग लिया गया जिसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, दक्षिण अफ्रीका के साथ ही मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती आदि के द्वारा भाग लिया गया। हालांकि जानकार सूत्रों के अनुसार भारत को इसमें कथित तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया। इस रूप में यदि हम सही कथन की पहचान करने का प्रयास करें तो इसमें पहला जो कथन है वह सही है, क्योंकि चीन अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी, जिसे चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है, वह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की विदेशी सहायता एजेंसी है। हालांकि इसमें दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम में भारत ने भाग नहीं लिया। इस रूप में हमें सही कथन के रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? रूस और यूक्रेन, रूस और चीन, रूस और भारत, की रूस और पाकिस्तान? जब हम बात करते हैं रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह बांग्लादेश में एक निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा जिसके 2024 में चालू होने की उम्मीद है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत, बांग्लादेश और रूस ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग करने के लिए एक त्रिस्तरीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह तीसरे देशों में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भारत और रूस परमाणु समझौते के तहत पहली पहल है। साथ ही यह विदेश में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उद्यम भी होगा। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण रूस और भारत के नेतृत्व में किया जा रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आपके विकल्प हैं मित्र शक्ति, हरिमऊ शक्ति, सूर्य किरण, की गरुण शक्ति। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 मलेशिया में शुरू हुआ।
यह सैन्य अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख को खत्म होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हरिमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगी। साथ ही यह जंगल इलाके में विभिन्न अभियानों की योजना और निष्पादन में अंतर प्रचालनीयता को भी बढ़ाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं हरिमऊ शक्ति की, तो यह है भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से ही आयोजित किया जा रहा है। आप इस तालिका में भी विभिन्न प्रकार के युद्ध अभ्यासों को देख सकते हैं, जैसे कि संप्रति का संबंध भारत बांग्लादेश से है, मित्र शक्ति का संबंध भारत श्रीलंका से है, और इसी प्रकार से वज्र प्रहार भारत अमेरिका, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका और गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया आदि से संबंधित है। इस रूप में यदि हम सही उत्तर देखने का प्रयास करें तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है हरिमऊ शक्ति, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में बी कोशिकाओं बी सेल्स और टी कोशिकाओं टी सेल्स की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके विकल्प हैं, वे शरीर को पर्यावरणीय एलर्जी से बचाते हैं, वे शरीर के दर्द और सूजन को कम करते हैं, वे शरीर में प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में कार्य करते हैं, कि वे रोग जनकों के कारण होने वाली बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। जब हम बात करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स की, तो आप ये ध्यान रखेंगे हमारे रक्त में मौजूद लिम्फोसाइटों के दो विशेष प्रकार यानी टी कोशिकाओं की मदद से प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं की जाती हैं, जिसे बी लिम्फोसाइट्स यानी बी कोशिकाएं और टी लिम्फोसाइट्स यानी टी सेल्स कहा जाता है। इसमें जो बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स होती हैं वह हमारे रक्त में रोग जनकों के साथ लड़ने के लिए प्रोटीन की एक सेना का उत्पादन करती हैं, जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जब बात की जाती है टी कोशिकाओं की, तो यद्यपि ये स्वयं एंटीबॉडी का स्राव नहीं करती, लेकिन बी कोशिकाओं को उन्हें बनाने में मदद करती हैं। इस रूप में हम सही उत्तर देख सकते हैं, यह है डी, वे रोग जनकों के कारण होने वाली बीमारियों से शरीर की रक्षा को करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि चयन पर, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। श्री सीसी 2020 के बाद इस तरीके के पहले अतिथि होंगे, क्योंकि 2021 और 2022 में मुख्य अतिथि की योजना कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई थी। साथ ही यह पहली बार है कि अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि दोनों ही देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। इसके अलावा मिस्र को 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर क्यों भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होना इतना बड़ा सम्मान है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें देश प्रोटोकॉल के मामले में अतिथि को सम्मानित करता है। मुख्य अतिथि की यात्रा प्रतीकात्मकता से भरी हुई है। यह मुख्य अतिथि को भारत के गौरव और खुशी में भाग लेने के रूप में चित्रित करती है और भारत के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि के द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दो लोगों के बीच की दोस्ती को भी दर्शाती है। यह प्रतीकवाद भारत और उसके आमंत्रित देश के बीच संबंधों को बनाने, नवीनीकृत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। साथ ही यह अधिक राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व को भी रखता है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि मुख्य अतिथि को कैसे चुना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के चयन के पीछे बहुत सोच विचार किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया आयोजन से लगभग 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें निमंत्रण देने से पहले विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। इसके तहत सबसे केंद्रीय विचार भारत और संबंधित देश के बीच संबंधों की प्रकृति को ध्यान में रखना है।
गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भारत और आमंत्रित देश के बीच मित्रता का सर्वोच्च संकेत होता है। इसमें भारत के राजनीतिक, वाणिज्यिक, सैन्य, आर्थिक हित निर्णय के महत्वपूर्ण चालक होते हैं और विदेश मंत्रालय इस अवसर का प्रयोग इन सभी मामलों में आमंत्रित देश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए करना चाहता है। इसके अलावा मुख्य अतिथि के चयन में ऐतिहासिक रूप से भूमिका निभाने वाला एक अन्य कारक गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम के साथ जुड़ाव भी रहा है, जो 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। भारत ये उम्मीद कर रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रण न केवल भारत के मिस्र के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा, अपितु इससे अरब जगत में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे अंततः भारत को ही लाभ होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।